हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं। तो केमिस्ट्री में आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी को पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का नाम ये है हमारा। तो केमिकल काइनेटिक क्या होता है? तो केमिकल काइनेटिक्स से मतलब यहाँ है, केमिकल का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल का मतलब ये होगा। काइनेटिक का मतलब क्या होगा? काइनेटिक का मतलब होता है बल गति की। जब कोई चीज़ मूव करती है, चलती है, तो उसे हम काइनेटिक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसमें क्या होता है कि जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी चलती है तो उस समय उसमें जो ऊर्जा होती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई केमिकल रिएक्शन चलती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन मूव करती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है या उसमें जो क्रिया होती है, जो परिवर्तन आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका अध्ययन हम जो जिस चीज़ में करेंगे उसे हम रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक में हम किसी अभिक्रिया के चलते समय उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में समझे। टॉपिक क्या है? टॉपिक का मतलब है केमिकल काइनेटिक। इसमें हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं उस रिएक्शन को करते समय, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल का मतलब आपको पता ही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, तो रासायनिक बलगति क्या होगी? जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होते समय जो परिवर्तन होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होते समय उसमें जो परिवर्तन होते हैं, वो अभिक्रिया किस तरह से चलती है, क्या उसकी मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, ये सब हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। तो आज के हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से हमें क्या चीज़ प्राप्त होगी, क्या सीखेंगे? इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि जब भी कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के होते समय उसकी अभिक्रिया के वेग में, उसकी मात्रा में, उसके समय में, अभिक्रिया के होने के समय में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी में। तो ये तो है टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि इस टॉपिक को हम क्या पढ़ने वाले हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में को होते समय जो उसके जो उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक उदाहरण के आधार पर इस चीज़ को और भी ध्यानपूर्वक समझाऊंगा। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, हमें ग्रेफाइट से हीरा प्राप्त करना है। ग्रेफाइट से क्या प्राप्त करना है? हीरा। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया को होने में किसी जो ग्रेफाइट है उसे किसी ताप पर, मान लो किसी ताप T पर और दाब P पर इस अभिक्रिया को कराई गई। किसी ताप T पर और दाब P पर उस अभिक्रिया को कराया गया और उसमें हमें ग्रेफाइट से क्या प्राप्त हुआ? हीरा प्राप्त हुआ। अब यहाँ ग्रेफाइट से हीरा प्राप्त हो गया है, तो इस अभिक्रिया में हमें एक बात ध्यान समझनी है और ये इस अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बात है कि इस अभिक्रिया को जो ग्रेफाइट से हीरा प्राप्त हुआ, इसे प्राप्त करने में क्या चीज़ आवश्यक है?
इसे ग्रेफाइट से हीरा प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? हमने ग्रेफाइट को किसी ताप पर, किसी प्रेशर पर, गर्म प्रेशर पर रखा तो वो ग्रेफाइट हीरा में बदल गया। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेफाइट से हीरा बनने में कितना समय लगा। दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो समय कि ग्रेफाइट से हीरा बनने में कितना समय लग रहा है। सपोज करो ग्रेफाइट से हीरा बनने में 50 साल लगेंगे, तो क्या 50 साल तक इस अभिक्रिया को कराने में हमें कोई फ़ायदा मिलेगा? दूसरी बात, ग्रेफाइट से हीरा कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, मात्रा। सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, मात्रा। तो तुम्हारे सामने दो बात आई है निकल के, एक तो किसी अभिक्रिया के होने में कितना समय लगेगा और हमें कितनी मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कोई प्रोडक्ट कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। मेनली आज हम अभिक्रिया के समय और वो कितनी मात्रा में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मान लो ये ग्रेफाइट है, इस अभिक्रिया को होने में 50 साल लग रहे हैं, लगभग इतने साल लगेंगे, और जो हमें हीरा प्राप्त हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हीरा प्राप्त हो रहा है, लगभग 1 ग्राम 2 ग्राम हीरा प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को फिर कराने में फ़ायदा होगा? इतने ज़्यादा समय में इतनी कम मात्रा में कोई प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है तो उस अभिक्रिया को कराने का क्या फ़ायदा? तो यहाँ हम इस अभिक्रिया से हमने एक बात सीखी है कि किसी अभिक्रिया को अगर हम कराते हैं तो उसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अभिक्रिया हमें जो प्रोडक्ट दे रही है वो कितने समय में दे रही है, वो कितनी मात्रा में दे रही है। अगर किसी अभिक्रिया को जो प्रोडक्ट मिलने में 100 साल 200 साल लग रहे हैं तो उस अभिक्रिया को कराने का क्या फ़ायदा होगा? उसमें तो समय की बहुत बाउंडेशन है, इतना बड़ा समय है। और दूसरी, कितनी ज़्यादा मात्रा में या कितनी मात्रा में हमें कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बहुत ही ना के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को कराने का क्या फ़ायदा? तो यहाँ सबसे ज़्यादा दो मेन पॉइंट है, वो है समय और दूसरा है मात्रा। अभिक्रिया का होने में समय कितना लग रहा है और अभिक्रिया की मात्रा कितनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज हम मेनली इस टॉपिक के अंदर समय और मात्रा, किसी अभिक्रिया, इसी बारे में हम समझेंगे कि किसी अभिक्रिया में कितना समय है और कितनी मात्रा है, किस आधार पर ये परिवर्तित होते हैं अभिक्रिया के चलते समय, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे किसी अभिक्रिया में जो समय है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये बात समझने की है। कोई अभिक्रिया जब चलती है तो उसमें जो समय है वो डिपेंड करता है अभिक्रिया की स्पीड पे, अभिक्रिया के वेग पे। कोई अभिक्रिया कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, और हम इस टॉपिक में यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम ही है केमिकल काइनेटिक। अभिक्रिया का मूव, अभिक्रिया किस स्पीड से कैसे मूव करती है वो पढ़ेंगे, और इसकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि हमें प्रोडक्ट कितना मिल रहा है। सही है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया का समय किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया के वेग पे, अभिक्रिया के वेग पर। इसे बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। तो किसी अभिक्रिया में कितने समय में कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, ये बात किस पे डिपेंड करती है कि अभिक्रिया की स्पीड क्या है, वेग क्या है, और दूसरी है मात्रा। ठीक है। और इसे और भी डिटेल में और डीपली समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को रखूँगा, ज़रा ध्यान पूर्वक समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक अभिकारक है और एक उत्पाद है जिसे हम रिएक्टर और प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उत्पाद को पी से। आर माने रिएक्टर, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया कराता है। ठीक है। और प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद, जो चीज़ हमें प्राप्त होती है किसी अभिक्रिया को होने के बाद, जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, 10th क्लास में ये है केमिस्ट्री में। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ एक प्रकार का परीक्षण करेंगे, प्रकार का टेस्ट करेंगे, जिसके आधार पर हम किसी अभिक्रिया के लिए समय और मात्रा क्या रोल निभाती है वो समझेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक आर है और उत्पाद पी है। सही है। तो जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो मान लो टाइम क्या था, जब समय कितना होगा,
टी की वैल्यू होगी 0 जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। तो टी की वैल्यू कितनी होगी उस समय 0। और मान लो हम जो अभिकारक लेके चल रहे हैं उसकी मात्रा 10 मोल है। कितनी मोल है 10 मोल। तो जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो समय होगा 0। मानो जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड थी, 0 सेकंड, तो अभिकारक की मात्रा हम कितनी लेकर चले 10 मोल। तो हमें कितना उत्पाद प्राप्त होगा, कितना उत्पाद मिलेगा, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। ये हम बात कर रहे हैं प्रारंभ में, बिल्कुल शुरू में। प्रारंभ की कंडीशन क्या है कि जब टाइम 0 था और अभिकारक की मात्रा 10 मोल थी, तो अभिक्रिया जो में उत्पाद जो प्राप्त होगा उसकी मात्रा कितनी होगी 0 मोल। सही है, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उत्पाद तो कोई बनकर आने का नहीं है। लेकिन जैसे ही हम टाइम में वृद्धि करेंगे, कुछ समय बाद, मान लो 15 सेकंड बाद हम बात करते हैं, 15 सेकंड बाद अभिकारक के कुछ मात्रा उत्पाद में बदल गई। अभिकारक की कुछ मात्रा उत्पाद में बदल गई। हमारे पास 10 मोल अभिकारक था शुरू में, अब मान लो 15 सेकंड बाद 8 मोल अभिकारक रह गया। कितना रह गया अभिकारक, कितना रह गया 15 सेकंड बाद 8 मोल। और 2 मोल किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो हमारे पास 10 मोल अभिकारक था शुरू में, प्रारंभ में, 15 सेकंड बाद 8 मोल रह गया। इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल प्रोडक्ट बन गया है और अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद हम फिर इसी टेस्ट को देखेंगे। हमने 30 सेकंड बाद हमने अगर फिर चेक करा तो क्या देखा, हमने देखा कि मान लो कि अब की बार अभिकारक की 6 मोल मात्रा रह गई है और बची जो 4 मोल मात्रा है वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। धीरे धीरे और टाइम बढ़ेगा। हम अगर 60 सेकंड बाद कुछ ऐसा होगा कि यहाँ 4 मोल मात्रा रह जाएगी और वहाँ रह जाएगी 6 मोल। धीरे धीरे मान लो 90 सेकंड बाद हम देखते हैं, तो 90 सेकंड बाद क्या होगा, मान लो 90 सेकंड बाद जितना भी अभिकारक हमारे पास मौजूद था वो सारा का सारा किस में बदल गया, उत्पाद में। 10 के 10 मोल उत्पाद में बदल गए और हमारे पास अभिकारक कितना बचा, 0 मोल। तो आपके सामने जो मैंने अभी ये टेस्ट रखा है, ये एक प्रकार का परीक्षण है, एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देख रहे हैं, जब हमने कोई अभिकारक लिया और एक उत्पाद लिया पी, प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा 10 मोल ली। प्रारंभ से मतलब होता है अभिक्रिया शुरू होने से पहले। तो टाइम कितना होगा 0 सेकंड। तो अभिकारक की मात्रा 10 मोल थी तो उत्पाद कितना होगा 0। उत्पाद की मात्रा कितनी होगी 0 मोल। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। 15 सेकंड बाद क्या होगा कि अभिकारक के 2 मोल उत्पाद में बदल जाएंगे। तो यहाँ अभिकारक के कितने रह गए 8 मोल और उत्पाद कितना मिला हमें 2 मोल। धीरे आपके पास टाइम और बढ़ा, 30 सेकंड बाद 6 मोल हमें अभिकारक प्राप्त हुआ और 4 मोल उत्पाद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे इसी तरह से टाइम बढ़ता गया और जितना भी अभिकारक था वो सारा उत्पाद में बदल गया है और अभिकारक अब हमारे पास रह गया 0 मोल। तो इस टेस्ट से आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अभिकारक की सारी मात्रा उत्पाद में बदलती जा रही है। जब टाइम 0 था तो अभिकारक हमारे पास 10 था, जब टाइम 15 हुआ तो अभिकारक की मात्रा 8 रहेगी और टाइम बढ़ा तो 6 रहेगी और धीरे धीरे अभिकारक कितना हो गया 0 और उत्पाद क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ ध्यान से एक बात समझनी है तुम्हें कि समय के बढ़ने के साथ अभिकारक की मात्रा क्या होती है, घट रही है। टाइम के बढ़ने के साथ अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है और उत्पाद की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पर हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं अभिकारक के लिए, अगर हम ग्राफ बनावे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ज़रा ध्यान से समझेगी ग्राफ। मान लो ये समय नीचे की तरफ समय दिखा रहे हैं हम टी और ऊपर की तरफ मात्रा दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं मात्रा को। तो अभिकारक के लिए ग्राफ है ये। तो क्या हुआ, मान लो शुरू में हमारे पास 0 मोल थे, फिर 2 मोल, फिर 4 मोल, फिर 6,
फिर 8 और फिर 10 मोल। ये मात्रा के लिए मैंने लिखा है। अगर हम इधर समय लिखे कि मान लो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, इस तरह से अगर हम देखें सेकंड में समय होगा, तो हम इसका अगर हम ग्राफ तैयार करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? जब यहाँ टाइम टाइम 0 था तो मात्रा कितनी थी अभिकारक की? टाइम 0 पे मात्रा 10 मोल थी। टाइम 0 पे अभिकारक की मात्रा कितनी थी? 10 मोल। तो जब टी की वैल्यू 0 थी अभिकारक की मात्रा 10 मोल थी, तो मात्रा के सामने 10 मोल के सामने एक पॉइंट लगा दिया हमने। फिर क्या हुआ? जब टाइम बढ़ा 15 सेकंड हुई तो अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? 8 मोल घट गई। फिर टाइम बढ़ा तो जब 30 सेकंड हुई तो अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? 6 मोल। तो 30 के सामने 6 के इधर हमने एक बिंदु लगा दिया। इसी तरह से क्या हुआ? जब टाइम 60 सेकंड हुआ तो अभिकारक की मात्रा कितनी रहेगी? 4 मोल। तो 60 के सामने और 4 के सामने एक पॉइंट लगा दिया हमने। और जब टाइम 90 सेकंड हुआ तो 90 सेकंड बाद अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? बिल्कुल 0, शून्य। ये यहाँ 0 वाला ग्राफ ये है, यहाँ आ जाएगा। सही है, क्योंकि इधर मात्रा है, ये 0 है, ये 0 लाइन है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो एक इस तरह से ग्राफ तैयार होगा हमारा। तो ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ घटता जा रहा है, नीचे की तरफ घटता जा रहा है। तो ये अभिकारक के लिए ग्राफ है। किसके लिए है? अभिकारक। जैसे अभी आपने देखा अभिकारक में क्या हो रहा था? समय की वृद्धि के साथ अभिकारक की मात्रा घटती जाती थी। पहले अभिकारक 10 मोल था और नीचे जाके अभिकारक 0 हो गया। तो यहाँ ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? अभिकारक का ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 90 तक पहुँचा, तो इधर मात्रा जो होगी वो 0 होगी। शुरू में 10 थी, फिर 8, फिर 6, और इस तरह से लास्ट में जाके 0 होगी। इसी तरह से तो अभिकारक का जो ग्राफ है वो हमेशा घटता चलता है। अगर हम उत्पाद के लिए बात करें, उत्पाद का ग्राफ कैसा बनेगा? तो उत्पाद में हम एक चीज़ देख रहे हैं, मान लो यहाँ मात्रा है और यहाँ समय है। तो उत्पाद में यहाँ मात्रा, यहाँ समय है। तो इसी तरह से अगर हम ग्राफ तैयार करेंगे इसका, तो यहाँ 0 होगी, यहाँ 2 मोल मात्रा है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। इसी प्रकार से टाइम 15 सेकंड बाद 30, 60, 90। तो ये समय हो गया है सेकंड में। तो जैसे जैसे हम क्या काम कर रहे हैं, मान लो जब टाइम 0 था तो अभिकारक की मात्रा कितनी थी? उत्पाद की मात्रा कितनी थी? 0। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो उत्पाद की मात्रा भी 0 थी, प्रोडक्ट। लेकिन जैसे टाइम की वैल्यू 15 हुई, 15 सेकंड बाद उत्पाद कितना हो गया? 2 मोल। और 30 सेकंड बाद उत्पाद की मात्रा कितनी होगी? 4 मोल। तो 4 के सामने बिंदु लगा दिया है। 60 सेकंड बाद उत्पाद की मात्रा कितनी होगी? 6 मोल। और 90 सेकंड बाद उत्पाद की मात्रा हमें कितनी प्राप्त हुई? 10 मोल। तो इसका जो अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये ऊपर क्यों बढ़ रहा है? ग्राफ के द्वारा हमने अभिकारक और उत्पाद में समय और मात्रा में क्या परिवर्तन होता है ये चीज़ सीखी। और यही चीज़ अगर आप ऊपर जो मैंने एक परीक्षण एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको, उसमें भी आप ये बात देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम जैसे बढ़ रहा है नीचे की ओर चलने पे अभिकारक की मात्रा घटती जा रही है। 8, 10, 8, 6, 4, 0, और उत्पाद की मात्रा 0 से 10 पहुंच गई है। तो यहाँ क्या होता है कि अभिकारक में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद की कम होना शुरू हो जाता है, उत्पाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 ग्राफ है। तो इस आधार पर हमने मात्रा और समय के बारे में इस बात को समझा। बहुत डीपली तरह से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से
रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के होते समय जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसे होने में कितना समय लग रहा है, उसकी कितनी मात्रा में हमें प्रोडक्ट है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।